Hello students. Okay, so today we'll be continuing with the important question and answers of Shall I Compare Thee to a Summer's Day. We had discussed question numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Today we'll be starting from question number 7. Okay, question number 7 क्या है? What images of summer do we find in the poem Shall I Compare Thee to a Summer's Day? कौन कौन सा images है जो हम लोगों को इस poem में मिलता है? Okay, the answer to this question is Shakespeare has used different images of summers to compare his friend's beauty and establish that his friend is even more beautiful than a bright summer day. बहुत सारे images यूज़ किया है शेक्सपियर ने अपनी फ्रेंड की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए फ्रेंड की ब्यूटी को समर से. He tells about the rough winds which shake the darling buds of May. The poet also gives the picture of the bright and clear sky of summer being suddenly dimmed by clouds. एक image क्या है? रफ़ विंड्स का, तेज़ हवा चलने वाली जो यहाँ पे जो बताया गया है, जो शेक्सपियर ने बताया है रफ़ विंड्स के बारे में, जो बड्स ऑफ मे को, डार्लिंग बड्स ऑफ मे को शेक करते हैं. ओके, दूसरा इमेज क्या है? द पोइट ऑल्सो गिव्स द पिक्चर ऑफ द ब्राइट एंड क्लियर स्काई ऑफ समर. जो ब्राइट स्काई लगता है समर का, उसका इमेज दिया है. और फिर दूसरा ही उसके साथ साथ कौन सा इमेज दिया है? ओवर क्लाउडेड हो जाने का, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बादल, जो बादल होते हैं, उन्होंने पूरे आसमान को अंधेरा कर दिया है. ओके, ओवर क्लाउडेड हो गया है. समटाइम्स द सन शाइन्स सो ब्राइटली दैट इट कैन बी स्कॉचिंग. कभी कभी ऐसा लगता है कि सूरज की तपिश इतनी तेज़ होती है कि सब चीज़ को झुलसा दे रही है, सब चीज़ को जला दे रही है. वाइल एट अदर टाइम्स इट्स ब्राइटनेस इज़ डिम्ड. मतलब और दूसरे मोमेंट में ऐसा लगता है कि उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो चमक है, वो धीमी हो जा रही है बिल्कुल क्लाउड्स की वजह से. विच कंक्लूड्स दैट द ब्यूटी ऑफ समर इज़ नॉट स्टेबल. ये क्या कंक्लूजन पे ले आता है हम लोगों को कि जो समर की जो ब्यूटी है, खूबसूरती जो है, ये स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, बदलती रहती है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं उसमें. द पोइट वॉज uses contrasting images of summer to bring out the fact that his friend's beauty is more permanent and stable than summer. पोएट जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस यूज़ करते हैं अपनी फ्रेंड की ब्यूटी से, कि उनकी फ्रेंड की ब्यूटी जो है क्या ब्रिंग आउट करना चाहते हैं वो, कि उनकी फ्रेंड की ब्यूटी जो है दैट इज़ मच मोर प्लेजेंट, मच मोर इन्जॉयबल दैन समर. ठीक है, वाई? बिकॉज उनकी फ्रेंड की जो ब्यूटी है दैट इज़ मोर परमानेंट और स्टेबल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पोएम लिखा है, उनकी पोएम में उनकी फ्रेंड की ब्यूटी जो है वो फॉरएवर वैसी ही रहेगी. ओके, ऑलराइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ comment on the last two lines of the poem. okay, the last two lines जो है poem का क्या है, क्या बताता है वो, प्लीज़ हम लोगों को उस पर कमेंट करना है. ओके, बताना है उसके बारे में. the answer to this question is the last two lines of the couplet last two lines of the poem है. I have already explained this to you. Are the concluding lines of Shakespeare's sonnet number 18. In these lines, we see the poet expressing his hope of immortalizing his friend's beauty through the lines of his verse. What does the poet do? He expresses his hope कि उनकी friend की जो beauty है that will get immortalized forever, okay, through his poem, through his verse. In the poem, we see that he finds his friend more beautiful than the summer's day. समर डे से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बता रहे हैं यहाँ पे अपने फ्रेंड की ब्यूटी को. द पोइट एस्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन अ समर्स डे. व्हाट डज़ ही एस्टैब्लिश? ही वांट्स टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट. एक ये हकीकत बताना चाहते हैं कि कुछ भी जो इस दुनिया में है, जो एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में, दैट इज़ नॉट परमानेंट. कोई भी चीज़ हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है. हर चीज़ को एक ना एक दिन ख़त्म होना है. नॉट इवन अ समर्स डे भी परमानेंट नहीं है. उसी तरीके से एवरीथिंग ब्यूटीफुल इज सब्जेक्ट टू डी के. हर चीज़ जो खूबसूरत लग रही है हम लोगों को आज, दैट इज़ सब्जेक्ट टू डी के. वो एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी. बट द पोइट सेज दैट इज फ्रेंड्स ब्यूटी इज़ मोर टेम्परेट दैन अ समर्स डे एंड इट विल नेवर डी के बिकॉज ही वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट इमॉर्टल थ्रू द लाइन्स ऑफ हिज वर्स. वॉट इज़ ही से? ही सेज दैट उनकी फ्रेंड की जो ब्यूटी है दैट इज़ मोर टेम्परेट, उससे समर डे से ज़्यादा प्लेजेंट है, एंड इट विल नेवर डी के बिकॉज ही इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है पोएम लिख कर ये वाली, कि उनकी फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो इमॉर्टल हो जाए, हमेशा के लिए वैसी ही रहे. ओके, जैसे है थ्रू हिज लाइन्स, जो उन्होंने पोएम लिखा है, जो उन्होंने सोनेट लिखा है, उसके ज़रिए.
इवन डेथ के नॉट ड्रैग हिज फ्रेंड इन टू ऑब्लीवियन, मतलब एक चीज़ की जो इंतहा होती है, इंतहा तक टान कर नहीं लेकर जाएगी जो डेथ होती है, ठीक है। बिकॉज हिज फ्रेंड वुड सर्वाइव द रैवेजेस ऑफ टाइम एंड डेथ थ्रू हिज वर्स। रैवेजेस ऑफ टाइम मतलब टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ जो ख़त्म होता है या फिर डिस्ट्रक्शन का सामना करता है या फिर उसको मौत जो आती है, इन सारी चीज़ों का सामना उनके फ्रेंड की ब्यूटी को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पोएम में उनकी फ्रेंड की ब्यूटी को हमेशा के लिए लॉक कर दिया है। As long as the human race would survive and read his poetry, his friend would live amongst the lines of his verse. जब तक ह्यूमन रेस जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, उनकी पोइट्री पढ़ेंगे, तब तक उनकी फ्रेंड की ब्यूटी के बारे में वो लोग पढ़ते रहेंगे। हिज पोइट्री वुड गिव हिज फ्रेंड एन इटर्नल लाइफ विच इवन डेथ कैन नॉट टेक अवे। उनकी पोइट्री जो है, शेक्सपियर की पोइट्री जो है, सोनेट जो है, उसने क्या किया है उस सोनेट ने कि उनकी फ्रेंड को एक इटर्नल लाइफ दे दी है, ओके, जिस इटर्नल लाइफ को डेथ भी छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, ओके। Alright students, I'll be uploading the images of both these question and answers. Please write them down in your notebooks, go through the explanation and read the answers by yourself, okay. That's it. Thank you.